पथरी, स्टोन की प्रॉब्लम जैसे जैसे व्यक्ति का आहार विकृत होता जा रहा है और शारीरिक श्रम का अभाव होता जा रहा है, पानी की मात्रा कम होती जा रही है। हमारे डेली लाइफ में हम पानी कम पीते हैं और तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, उससे पथरी हो जाती है। एक तो गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, एक पेनक्रियाज में स्टोन होता है, एक किडनी में स्टोन होता है, फिर किसी को गले में और किसी को तो पूरे शरीर में कहीं पर भी स्टोन हो सकता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, ज़्यादातर वो पथरी बन जाती है। वो कैल्शियम डिपॉजिट पेनक्रियाज में भी हो सकता है, वो कैल्शियम का डिपोजिशन वो जो है हमारी किडनी में भी हो सकता है। और कैल्शियम डिपॉजिट मैंने एक को देखा, गले में पथरी हो गई। और ये तो ज़्यादातर जो पथरी हो कैल्शियम से बनती है। यदि आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते हैं और थोड़ा तेज चलते हैं या तेज दौड़ते हैं तो आपको कभी भी पथरी नहीं होगी। आप पानी की मात्रा पूरी सेवन किया करें। गाल ब्लैडर में स्टोन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। यदि आप नियमित रूप से कपालभाति करते हैं तो आपको गल स्टोन भी नहीं होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। तले हुए पदार्थ हम ज़्यादा खाने लगे और शारीरिक श्रम छूट गया। इसमें कपालभाति तो जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपको किडनी स्टोन, गाल स्टोन अथवा पेनक्रियाज का स्टोन या शरीर में कहीं पर भी स्टोन हो सकता है। तो पानी की मात्रा का पूरा ख्याल रखें। कभी कभी छाछ पी लिया करें। पहले थोड़ी सी खट्टी छाछ पी लिया करते थे, उसके और भी बहुत गुण हैं। उससे मूत्र रोग भी नहीं होते। वह शरीर के जो है विकास के लिए भी उसमें कैल्शियम से लेकर के दूसरे पोषक तत्व होते हैं। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो छाछ का सेवन कभी कभी कर लिया करें। पहले लोग कुल्थी की दाल कभी कभी खा लेते थे, तो कुल्थी का दाल का सेवन करने से कहीं पर भी आपके शरीर में स्टोन नहीं होगी। और स्टोन होने के बाद आप कुल्थी को उबाल करके, कुल्थी का दाल 1-2 चम्मच ले लिया, उसको एक पानी में उबाल करके, एक गिलास पानी में उबाला, 50 ग्राम बच गया, तब 100 ग्राम बच गया तो छान के पी लिया उसको। पथरी के लिए मूली का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। पहले मूली लोग खाया करते थे, अभी भी हम सलाद आदि में उसका प्रयोग करते हैं। जो मूली का नियमित रूप से सेवन करते हैं उनको पथरी नहीं होती है। जो का आटा कभी कभी खा लेते हैं, जो बारले जो है उसका सेवन बहुत अच्छा रहता है। पहले तो हमारे यहाँ खाने में हम जो है, चना है, गेहूं है, बाजरा है, मकई है, अलग अलग तरह के अन्न खाया करते थे। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जौ का सेवन जो करते हैं उनको भी पथरी नहीं होती है। और पथरी की दवाई के तौर पर हम लोग यवक क्षार है, मूली क्षार है, जौ का मूली का क्षार बना लेते हैं, उसकी प्रक्रिया है। फिर हजरल यहूद भस्म उसमें हम डालते हैं, फिर श्वेत प्रपटी का को उसमें डालते हैं। तो इससे हम अश्मरी हर रस बनाते हैं। ये 1-1 ग्राम सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। ये पथरी के लिए बहुत उपयुक्त होती है। और पथरी के लिए कुछ काढ़े होते हैं जड़ी बूटियों के, जैसे वरुण की छाल है, गोखरू है, पुनर्नवा है, पाषाण भेद है। इन सब को मिला करके एक अश्मरी हर क्वाथ हमने बनाया, उसका भी सेवन 1-1 चम्मच सुबह शाम उसको काढ़ा बना करके पी लिया तो उससे पथरी दूर हो जाती है। एक पत्थर चटा पत्ते होते हैं, वो कहीं पर भी कोई किसी भी माली से आप पूछ सकते हैं। हम भी अपने नर्सरी में उसको लगाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे अलग अलग बीमारियों में अलग अलग औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पत्थर चटा के जो पत्ते होते हैं, 3 से 5 सेवन कर लिया तो ये सभी तरह की पथरी से हमें छुटकारा दिलाता है। किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी के 1 महीने में पथरी निकल जाती है। कपालभाति करते करते लोगों को थोड़ा सा दर्द होने लगता है, फिर वो थोड़ा पानी पीते हैं और पथरी निकल जाती है। ऐसी मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। गाल स्टोन में भी यदि बहुत ज्यादा गाल ब्लैडर पूरा ही भर गया है स्टोन से, तो उस समय तो फिर आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था का गाल स्टोन भी कपालभाति निरंतर करने से डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि उसका वो निकलता नहीं है, वो उसका एक दूसरा तरीका है। तो ये पथरी के लिए योग का और आयुर्वेद का जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रामबाण है, ये अचूक उसकी दवा है। आप खुद इन नुस्खों को अपनाएं और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि किसी को भी पथरी के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत ना पड़े। और एक बार आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो बार बार फिर पथरी डेवलप होती है। आप योगाभ्यास करके और जो हमने आपको प्राकृतिक उपाय बताए, इनको अपना करके आप बार बार पथरी होने की जो टेंडेंसी है उससे भी आप बचना चाहते हैं तो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, जिससे कि आप बार बार पथरी के शिकार ना हो। पायूरिया की समस्या
दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, मसोड़ों का फूलना और उनमें ब्लीडिंग होना, और लंबे समय तक जब पायरिया रहता है तो मसोड़े इतने कमजोर हो जाते हैं कि ब्रश के साथ ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जब लंबे समय तक पायरिया रहता है तो वो जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, रोगाणु है, वो लार में घुल करके पेट में चले जाते हैं। फिर मुंह से भयंकर दुर्गंध आने लगता है। व्यक्ति को किसी से बात करने में भी बहुत संकोच होता है। और एलोपैथी में पायरिया की कोई दवाई नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी डेंटिस्ट आपका पायरिया ठीक नहीं कर सकता। डेंटिस्ट आपके दांत साफ कर सकता है, कहीं कैविटी तैयार हो गई है तो उसमें जो है कुछ केमिकल आदि भर सकता है, लेकिन पायरिया से आपको छुटकारा नहीं दिला सकता। और हम बार बार ठंडी और गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, और हम कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद दांत साफ नहीं करते हैं। कचरा दांतों का खतरा बन जाता है। और पहले हम नीम बबूल की और अलग अलग तरह की दातुनें पूरे देश भर में मिलती हैं। कोई जो है तुमरू की दातुन करता था, कोई आखा जो होता है इसकी जड़ की भी दातुन की जाती है। और ये जो अपामार्ग होता है उसकी तो दातुन बहुत ही जबरदस्त होती है दांतों के लिए। अलग अलग स्थानों पर मिलने वाले अलग अलग पेड़ पौधों से लोग दातुन किया करते थे, उनके दांत बड़े मजबूत रहा करते थे। पहले चना खाया करते थे भुना हुआ, और भी ऐसे हार्ड चीजें खा लिया करते थे, इससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती थी। गन्ना खा लिया करते थे, उससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाया करती थी। आजकल वो सब बंद हो गया है और दांतों की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और दांतों की स्वच्छता के प्रति हमारा ध्यान नहीं। ब्रश तो दो दो बार करने लग गए हैं, उसमें इतने केमिकल होते हैं, उससे और दांत खराब हो गए, लेयर खराब हो गई है जो है हमारे दांतों के ऊपर की, उससे ठंडा गर्म पानी लगता है। जो ब्रश का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनके दांत तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। मैंने खुद जो है इसका देखा है प्रयोग, कि मैंने भी अज्ञानता में ऐसे ही ब्रश को ऐसे कुछ दिनों तक ऐसे दांत के दाढ़ के ऊपर ऐसे रगड़ा तो उसे ठंडा गर्म लगने लगा। मैंने वो ब्रश करना बंद करके अंगुली से अपने फिर दांतों की और जब मसोड़ी की मसाज करनी शुरू की, उससे ठीक हो गया। तो जो सावधानियां रखनी है वो तो रखें। ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म आइसक्रीम, चॉकलेट आदि इनसे जितना हो सकता है बचें। और जो है अंगुली से मसोड़ों की मसाज क्या करें। ब्रश का तो प्रयोग जो है वो यदि रोज भी करना है तो थोड़ी देर किया, 1 मिनट, लेकिन 5 मिनट तक जो है अंगुली से मसोड़ों की मसाज होनी चाहिए। और मालिश अंगुली से करने के साथ साथ आप घर में मंजन बना सकते हैं, या पतंजलि का बना हुआ दिव्य दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके दांतों को, मसोड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। टूथपेस्ट के नाम पर आज बाजार में कॉलगेट, क्लॉचअप, पेप्सोडेंट, तमाम तरह के टूथपेस्ट आते हैं। ये सब भयंकर केमिकल इनके अंदर होते हैं और इनसे आपके दांत और मसोड़े और ज्यादा खराब हो जाते हैं। हमने जड़ी बूटियों से एक दंत कांति टूथपेस्ट बनाया जो आपके दांतों की और मसोड़ों की सुरक्षा करने के साथ साथ पायरिया से तो आपको बचाता तो है ही, पायरिया होने के बाद उसको मिटाता भी है। इसलिए जिनको पायरिया है मैं उनसे कहूंगा वो सप्ताह में 1 या 2 दिन ही टूथपेस्ट करें, बाकी 5 दिन कम से कम मंजन करो। यदि आप 7 के 7 दिन मंजन करते हैं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन टूथपेस्ट करने की जिनकी आदत पड़ी हुई है वे भी ये रसायनों से बने हुए, केमिकल से बने हुए टूथपेस्ट नहीं, जड़ी बूटियों से बने हुए हर्बल टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, दंत कांति का यदि प्रयोग करते हैं तो यह आपके दांतों के लिए रामबाण अचूक औषध का काम करता है। और ठंडा गर्म पानी से लेकर के और पायरिया से लेकर के जो है मुंह की दुर्गंध, सड़न, इन सब से आपको बचाते हैं। कपालभाति आप निरंतर करते हैं तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं तो आपको देखना ब्लीडिंग ज्यादा होगी। जिनको भी पायरिया है, आप जिस दिन गर्म चीजें ज्यादा खाएंगे उस दिन आपको ब्लीडिंग ज्यादा होगी। इसलिए गर्म चीजें, बहुत ज्यादा गर्म मसाला, इनसे बचें। और आप जो घर में दंत मंजन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, फिटकड़ी कुल्हड़ी में डाली और उसको आग पर रख दिया तो वो पक जाती है और वो जो है पहले लिक्विड होती है और बाद में उसका फूला बन जाता है। 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम जो है फिटकड़ी का भस्म और स्फटिक भस्म उसको बोलते हैं, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम के पत्ते अचार, 100 ग्राम बबूल की छाल, 20 ग्राम लविंग, ये मिला करके और इसका आप यदि नियमित रूप से मंजन करते हैं, नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और नाश्ता करें या खाना खाएं, जब भी आप
आप भोजन लेते हैं, कोई भी चीज़ खाने के खाते उसके बाद दांतों को जरूर साफ करें, क्योंकि कचरा दांतों का खतरा है, इसको कभी न भूलें। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और जैसा आपको हमने बताया मंजन का प्रयोग करते हैं, तो 100% आपको पायरिया से छुटकारा मिलेगा और 100 साल तक आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, दांत चमकीले होंगे और आपके चेहरे की शोभा बढ़ाते रहेंगे। नेल्स के टॉप पर यहां से दबाने से भी पायरिया और तमाम दंत रोगों से मुक्ति मिलती है। और हमने देखा दांतों में दर्द हो तो ऐसे ही अंगुली में दबाते हैं, जिस अंगुली में दुखे वहीं दबाओ। दाएं तरफ दुखता है तो दाएं हाथ में, बाएं तरफ दुखता है तो बाएं हाथ में। ये दबाने से भी बहुत जबरदस्त लाभ होता है। और फर्श के ऊपर या हार्ड जमीन में ऐसे अंगुलियां रख करके और ऐसे दबाते हैं, इसी से ही दांतों के रोगों से और पायरिया से मुक्त हो जाते हैं। 100 साल तक आपके दांत आपके साथ रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। किसी भी जीव के दांत वक्त से पहले नहीं तो खराब होते हैं और नहीं झड़ते हैं। इंसान यदि प्रकृति के सानिध्य में रहेगा तो उसके जीवन में भी विकृति नहीं आएगी। लिकोरिया, सफेद पानी की श्वेत प्रदर की बीमारी लेडीज को अक्सर हो ही जाती है, किसी को ज्यादा किसी को कम। ये लिकोरिया की प्रॉब्लम और फिर किसी किसी को ओवर ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। दोनों के लिए ही बहुत उपयुक्त है शीशम के पत्तों का सेवन। 8-10 शीशम के पत्ते, उनको घोट करके पीस करके पानी में मिला करके और पी लें। शीशम के पत्ते ताज़ा न मिलते हों तो शीशम के पत्तों का पाउडर, शीशम के पत्तों को छाया में सुखा करके फिर उनका पाउडर बना लें। गांव के किसी भी व्यक्ति से मंगवा लें। शीशम, टाली ये पूरे हिंदुस्तान भर में होती है। इसका अद्भुत लाभ हमने देखा लिकोरिया से लेकर के और तमाम दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जेंट्स को भी धातु रोग, पेशाब के साथ चिकना चिकना पदार्थ का आना, ओवर ब्लीडिंग की समस्या का होना, इन सब के लिए शीशम के पत्ते रामबाण औषधि का काम करते हैं। माताएं बहनें चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन ये भी एक एक गोली का सेवन कर सकती हैं। अशोकारिष्ट या दशमूलारिष्ट ये भी जो है मासिक धर्म की अनियमितता, मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंस के लिए और मेनोपॉज के समय भी जो डिफरेंट प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए भी बड़ा उपयुक्त होता है दशमूल का और अशोकारिष्ट का सेवन, जो हमारे यहाँ पर सदियों से हमारे पूर्वज करते आए थे, हमें बताते आए थे। और लिकोरिया के लिए एक्यूप्रेशर का इलाज भी बहुत कामयाब है। जहाँ पर हाथों में माताएं चूड़ियाँ पहनती हैं वो उनके इनफर्टिलिटी से लेकर के और लिकोरिया से लेकर के और तमाम तरह के दूसरे रोगों में भी बड़ा लाभप्रद है। तो ये जो है कलाई के ऊपर वाले हिस्से में दोनों तरफ ऐसे ये दबाने से ये लिकोरिया के अंदर बड़ा जबरदस्त इससे लाभ होता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत जबरदस्त होता है। कपालभाति प्राणायाम जो माँ बहन बेटियां निरंतर रूप से करती हैं उनको ना तो लिकोरिया होता है, ना ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, ना यूट्रस में फाइब्रोस, ना ओवरी में सिस्ट, ना फिलिपियन ट्यूब बंद होने की समस्या होती है, ना किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ना ओवर ब्लीडिंग और न ही और बहुत तरह के दूसरे स्त्री रोग, उनसे छुटकारा मिल जाता है। एलोवेरा का जूस ये भी बड़ा जबरदस्त होता है। आंवला और एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच माताएं बहनें पीते रहें तो उससे लिकोरिया और इसके साथ साथ ओवर ब्लीडिंग माने श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर दोनों से छुटकारा मिल जाता है। ये एलोवेरा का जो जूस होता है इसका नाम है घृत कुमारी, माने ये घृत जैसी ताकत देता है और जो है कुमारी का जो यौवन है उसको सदा बरकरार रखता है। इससे हमारी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, चेहरे की स्किन, पूरी बॉडी की स्किन इससे बहुत अच्छी रहती है। एसिडिटी से नहीं होती है, डायबिटीज की बीमारी से नहीं होती है, आर्थराइटिस की बीमारी, माताओं बहनों को कैल्शियम की कमी और ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी बहुत होती है, उससे भी छुटकारा दिलाता है। और
किसी भी तरह का प्रदर, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और मासिक धर्म की अनियमितता के लिए एलोवेरा का जूस माताओं बहनों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम कीजिए, बाह्य प्राणायाम कीजिए, थोड़ा अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए। आपको जिंदगी में लिकोरिया की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। यौन रोग, धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इससे आजकल के युवा बहुत परेशान है। जवानी में ही बहुतों को बुढ़ापा आ जाता है। कोका कोला, पेप्सी, कॉफी, चाय और तमाम गर्म चीजें खा खा करके, मांसाहार कर करके और उत्तेजक दृश्य देख देख करके, उत्तेजक गाने सुन सुन करके, चारों तरफ वासनामय वातावरण है। कम उम्र में ही फिर अश्लीलता और तमाम वासनात्मक वातावरण, इन सब के बीच में व्यक्ति की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और यूरिन के साथ में, पेशाब के साथ में चिकना चिकना पदार्थ का निकलना, स्वप्न दोष आदि की समस्या होना, और फिर जब विवाह का वक्त आता है तो फिर यौन दुर्बलता, फिर किसी को स्पर्म काउंट की कमी और तमाम तरह की विषमताओं से जो है जूझना पड़ता है। धातु रोगों के लिए, यौन रोगों के लिए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक युवकों को करना चाहिए। धातु रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, किसी भी तरह की यौन दुर्बलता नहीं रहेगी, आपको किसी सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और तमाम तरह की जो खतरनाक केमिकल की जो दवाइयां खाते हैं अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, वो उसको चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, इनका पाउडर कर लें। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच का बीज 100-100 ग्राम ले लिया, पाउडर कर लिया, 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इसका सेवन करें। दूध के साथ खजूर ले लें, दूध के साथ गुड़ का सेवन कर लें। इससे यौन रोगों से आप बच जाते हैं। ज्यादा मात्रा में नहीं, 3 से 5 खजूर बस बहुत हो गया। थोड़ा सा 1 डली गुड़ की ऐसे दूध के साथ सेवन कर लिया। कपालभाति आधा घंटा करें और किसी भी तरह का फिर यौन रोग हो ही नहीं सकता। स्पर्म काउंट की कमी है तो वो भी ठीक हो जाएगी और यौन दुर्बलता भी नहीं रहेगी। चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, यौनामृत 2-2 गोली और शिलाजित रसायन ये भी 1 से 2 गोली खा सकते हैं। ये शिलाजित ऐसे भी यौन रोगों से लेकर के तमाम तरह की शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में मदद करती है। तो यौनामृत 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली और शिलाजित रसायन 1-1 से 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें तो किसी भी तरह की धातु रोग नहीं होंगे। और आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन ये यौन रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। सुबह सुबह उठ करके फिर सूर्य नमस्कार करना, योगिक जॉगिंग करना, दंड बैठक लगाना, और कुछ नहीं आता है तो दौड़ लगाना। दौड़ लगाओ, जहां तैरने की सुविधा है तो तैरो, इससे आप यौन रोगों से बच जाएंगे। सुबह उठ करके प्रभु स्मरण किया करें, गायत्री का जप किया करें और अश्लीलता से बचें, उत्तेजक दृश्यों से बचें, तमाम तरह की संगीतों से बचें और जीवन में सदाचार का, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो निश्चित रूप से आपको यौन रोग नहीं होंगे। इनफर्टिलिटी, संतान का न होना, शादी के बाद जब कोई माँ कहने वाला, पिता कहने वाला, घर में किलकारी करने वाला बच्चा नहीं पैदा होता है दंपति को, तो घर में मानो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं और फिर माताएं बहनें अंधविश्वास में आकर के, ढोंग पाखंड में फंस करके कोई ज्योतिषियों के पास, कोई सेवड़ों के पास, कोई ओझाओं के पास और तांत्रिकों के पास ऐसी ऐसी जो है निकृष्ट क्रियाएं जो है कई बार करती हैं माताएं बहनें। और सुनने को आता है कि
बस बच्चा नहीं हो रहा था तो किसी दूसरे बच्चे का ही कत्ल कर दिया। क्या क्या होता है। और पुरुष भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, समाधान नहीं मिलता है। पुरुषों के लिए तो अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज पाउडर करके 100-100 ग्राम लेकर के एक एक चम्मच सुबह शाम वो दूध से ले लें। यौनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन, यौनामृत 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 1-1 और शिलाजीत रसायन 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें। कपालभाति प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम करें, हो सके तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर लें तो उपयुक्त होता है। माताओं बहनों के लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक, शिवलिंगी 100 ग्राम, पुत्र जीवक 100 ग्राम, शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक के बीज 100 ग्राम पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें। फलघृत 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से ले लें। और पीरियड की प्रॉब्लम है तो उसमें फिर दशमूल क्वाथ पी सकते हैं और दशमूल अरिष्ट भी का भी सेवन कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए माता बहनों के लिए ये जो जहाँ चूड़ियाँ पहनती माताएं, यहाँ पर दबाया जाता है तो ये भी जो है प्रजनन से संबंधित सभी रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमने देखा है शादी के 10, 20, 30 साल बाद भी उनको संतान सुख मिला है और ये अद्भुत उपाय हमने आपको बताए हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास जो है दंपति को करना ही चाहिए। स्त्रियों के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए ही हमने संतानहीनता के लिए आपको सूत्र बताए हैं और निसंतान दंपतियों के लिए योग। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो वो पूरी सीढ़ी भी आप ले सकते हैं। बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम बहुत कष्टदायक होती है और इसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से बवासीर हो जाती है, क्या करें। पायल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से पायल्स, फिशर तो ठीक होता ही है। फिस्टुला, भगंदर, जिसके लिए ऑपरेशन भी कई बार कामयाब नहीं होता है और ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से भगंदर हो जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में भी कपालभाति प्राणायाम हमने देखा आधा घंटा करवा दिया जब बवासीर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनस के पास एक नली तैयार हो जाती है और उसमें भयंकर पस हो जाता है, बहुत दर्द होता है। पायल्स में तो मस्से फूलते ही है और फिर फिशर में जो है उन मस्सों में ऐसे मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है, बहुत कष्ट होता है। ऐसी परिस्थिति में कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम जबरदस्त लाभप्रद होते हैं। इसमें अग्निशारक क्रिया भी लाभ देती है और साथ साथ में अश्विनी मुद्रा, माने जिससे अश्व लैट्रिन करने के बाद में अपने एनस को अंदर ऐसे खींचता और ढीला छोड़ता है, ऐसे ही एनस भाग को खींचना और ढीला छोड़ना, अर्थात मूलबंध लगाना और ढीला छोड़ना, ये क्रिया करने से भी बवासीर में बहुत लाभ होता है। बवासीर के लिए घरेलू नुस्खे भी बड़े लाभदायक होते हैं। ठंडा दूध 1 कप, उसमें नींबू निचोड़ा और नींबू निचोड़ करके तुरंत पी गए। 1 कप गाय का ठंडा दूध, या तो कच्चा दूध, धारोष्ण दूध जिसको बोलते हैं, या गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध 1 कप लिया, उसमें 1 नींबू निचोड़ा और निचोड़ करके तुरंत पी गए। ऐसा प्रयोग करने से लगभग 3 दिन के अंदर बवासीर ठीक हो जाती है। अधिकांश लोगों के अंदर हमने देखा ये प्रयोग करके, अधिकांश लोगों पर प्रयोग करके हमने ये देखा। देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, 1 चने के बराबर केले के अंदर डाल करके, केले में लपेट करके खा लिया। केले के अंदर छोटा छिद्र किया और उसके ऊपर जो है कपूर चने के बराबर डाला और उसको निकल गए। यह भी बवासीर के लिए अद्भुत होता है। नागदोन एक जड़ी बूटी होती है, लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमने इसको देखा है। लोग बाढ़ में भी उसको अक्सर लगा देते हैं। हरे हरे पत्ते होते हैं, बहुत गहरे हरे, और उसको तोड़ो तो उसमें दूध जैसा निकलता है। तो नागदोन के पत्ते, ये 3-3 पत्ते खाने से बवासीर तुरंत ठीक हो जाती है। घरेलू उपचार के तौर पर आप बकाइन की गिरी 100 ग्राम, निमोली 100 ग्राम, नीम की जो फल होते हैं निमोली नीम का फल 100 ग्राम, उसकी जो गिरी होती है, बकायन 100 ग्राम, हरड़ 100 ग्राम और
शुद्ध रसोंत मिल जाए तो वो 100 ग्राम ले लीजिए। रसोंत जो है वो एलोवेरा से ही बनती है, लेकिन आजकल शुद्ध नहीं मिलती, इसलिए आप 3 चीज़ें, निमोली और बकायन, हरड़, इनका पाउडर कर लें और 1-1, 2-2 ग्राम सुबह शाम छाछ के साथ ले लें। इससे भी बवासीर ठीक हो जाती है। हमने देखा है जो नारियल की जो दाढ़ी होती है, एक तो नारियल खोपरा होता है अंदर ऑयल वाला, एक नारियल के ऊपर जो छिलका होता है उसका पाउडर करके 1-2 ग्राम छाछ के साथ लेने से भी जो रक्त आर्श होता है, ब्लीडिंग वाली जो पाइल्स होती है, वो एकदम से ठीक हो जाती है। ऐसे छाछ का सेवन करने से ही ठीक हो जाती है बवासीर। और आंवला एलोवेरा का जूस निरंतर पीने से ही पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के साथ साथ ये एक्यूप्रेशर भी किया करें। अंगूठे के नीचे इधर कलाई के ऊपर, यहाँ पर ये जो स्थान होता है, यहाँ पर दबाने से बवासीर ठीक हो जाती है। दोनों हाथों में 1-1, 2-2 मिनट ऐसे एक्यूप्रेशर कर लें, इससे बवासीर का रोग अच्छा होता है। तली हुई चीज़ों से बचें, गर्म चीज़ों से बचें, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, सुबह उठ करके पानी ज़रूर पिएं और बैंगन और गरम मसाले, ज़्यादा मिर्च, अचार, इनसे बचेंगे तो आपको बवासीर की बीमारी से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में जॉइंट पेन, अर्थराइटिस और ज़्यादा ये बढ़ जाती है प्रॉब्लम तो इसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट की प्रॉब्लम। इन सब बीमारियों से आदमी की ज़िंदगी ठहर सी जाती है। जोड़ों के दर्द के लिए एलोपैथी में जो पेन किलर्स लेते हैं या ऑस्टापेन या ऑस्टापारासिस आदि होने पर कैल्शियम आदि की गोलियां खाते हैं, ये पेन मैनेजमेंट के लिए थोड़ा आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन पेन किलर्स और कैल्शियम की गोलियां आर्थराइटिस की दवाई नहीं है। जैसे जैसे पेन किलर्स खाते जाते हैं आपका पेन और बढ़ता जाता है। ESR, यूरिक एसिड, RA फैक्टर और तमाम तरह के जो आंतरिक असंतुलन है आपके शरीर में, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट का इम्बैलेंस है, उससे बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का इम्बैलेंस है, इन सब से बचने के लिए 8 प्राणायाम, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर के, जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो हमने देखा कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा किया, और कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करने के बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर हो गया, जॉइंट पेन तो ठीक हुआ ही, गाउट कंट्रोल हो गया, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ गया और RA फैक्टर, ESR एकदम नॉर्मल आ जाता है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम का निरंतर अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम करें। तली हुई चीजें, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, इनसे बचें। और जड़ों के दर्द के लिए बहुत जरूरी है हल्दी, मेथी, सौंठ, घरेलू उपाय है, घर में रह करके इसको कर सकते हैं आप। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ पाउडर करके 1-1, 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें। जोड़ों के दर्द के लिए लहसुन भी बहुत अच्छा होता है, रात को भिगो दिया पानी में और सुबह उसको खाली पेट छोटे छोटे टुकड़े करके निकल गए। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जूस। हमने देखा एक तरफ चंद्र प्रभावटी, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल और महावात विध्वंसन, बृहत्वात, चिंतामणि, तमाम तरह की आयुर्वेद की बड़ी बड़ी औषधियाँ, और एक तरफ एलोवेरा का जूस। 4-4 चम्मच एलोवेरा का जूस गर्म पानी में पीने से एक तो हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस होता है, इससे ESR भी नॉर्मल होता है, यूरिक एसिड भी इससे नॉर्मल होता है, RA फैक्टर भी पॉजिटिव से इससे नेगेटिव आने लगता है, सब कुछ चीज़ें अपने आप रेंज में आने लगती हैं। एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच सुबह शाम जरूर इसका सेवन करें। और चिंता से दर्द बढ़ता है, निश्चिंत रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अर्थराइटिस के बहुत से कारण हैं, उसमें एक कारण जेनेटिक भी होता है, तो जेनेटिक कारणों से भी यदि वंशानुगत भी आपको अर्थराइटिस है तो भी प्राणायाम के अभ्यास से आप इसको दूर कर सकते हैं। और आजकल तो खान पान सब दूषित हो गया है, यूरिया वाला खाना खाते हैं और तमाम तरह के रासायनिक खेती हो रही है, इसके
की कुप्रभाव अर्थराइटिस से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के कैंसर और जो है शारीरिक विकलांगता, चर्म रोग और तमाम तरह के खतरनाक रोग हो रहे हैं। और तो कोशिश कीजिए आपको शुद्ध आहार मिले, और खाने में कैल्शियम युक्त खाना आप खाएं। कैल्शियम युक्त खाने के लिए आप जो है पनीर का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का उपयोग करें, गाय का दूध, और जो खट्टा नहीं हो ऐसा दही का भी सेवन कर सकते हैं। जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें उनसे बचें, ज़्यादा ठंडी चीज़ों से दर्द एकदम बढ़ जाता है, और ज़्यादा खट्टी चीज़ों से भी दर्द एकदम बढ़ जाता है, उनका परहेज करें। और नियमित रूप से योगाभ्यास में आठों प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि कठिन योगाभ्यास अर्थराइटिस के पेशेंट नहीं कर सकते। सामान्य तौर पर चंद्र प्रभाव टी का सेवन किसी भी तरह के दर्दों में किया जा सकता है, और शिलाजीत रसायन का सेवन। यदि आप सामान्य रूप से तंत्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन, योगराज, गुगुल एक एक गोली सुबह शाम खाते रहते हैं तो सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। और भी बहुत से हमारे आस पड़ोस में ऐसे समाधान हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका सेवन करके हम अर्थराइटिस से बच सकते हैं। जैसे राजस्थान में मोथा घास होता है, उस मोथा घास की एक एक कली, दो दो कली सुबह शाम आप पाउडर करके पानी से खा लेते हैं, उसी से अर्थराइटिस से मुक्त हो जाते हैं। हमने देखा बहुत से वैद्य बहुत लंबी परंपरा से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, और उनके पास में हजारों लोगों ने इस मोथा की घास का ही सेवन किया और वो अर्थराइटिस से मुक्त हो गए। अम्ल पित्त, एसिडिटी एक ऐसी भी कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादा तीखे तले पदार्थ खाने से और ज़्यादा मसालों का सेवन करने से, ज़्यादा मिर्च खाने से, कम पानी पीने से, बिना समय के भोजन करने से, महर्षि चरक कहते हैं काल भोजनम आरोग्य कारणम। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए पहली शर्त है समय से भोजन करें, लेकिन समय से भोजन नहीं करते, ज़्यादा खाना खाते हैं। इन सब के कारण से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी के लिए एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, जिंदगी भर दवाई खाते रहे, थोड़ी देर आराम मिलेगा, फिर बाद में एसिडिटी आपको हो जाएगी। आहार के ऊपर नियंत्रण सबसे पहली शर्त। ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करते हैं, फिर शराब और मांसाहार, तमाम तरह के दूषित आहार से ये एसिडिटी पैदा होती है। तो मांसाहार से, शराब से, तम्बाकू से, इन सब से बचिए। कोका कोला, पेप्सी जैसे तमाम वो चीज़ें जो जिनमें भयंकर एसिड होता है, ये आपके शरीर को बहुत जहरीला बना देती हैं और पूरा आपकी आंतों से लेकर के आमाशय से लेकर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को तहस नहस कर देती है। इनसे बचिए। बिना मसाले का भोजन, और मसाले के तौर पर जीरा हल्दी पर्याप्त है, थोड़ा धनिया आदि, और जो है ऐसा सात्विक भोजन लें जिससे कि आपको एसिडिटी ना हो। अंकुरित अन्न बहुत अच्छा रहता है एसिडिटी के लिए। अंकुरित मूंग से लेकर के और अंकुरित गेहूं से लेकर के तमाम जो भी अंकुरित अन्न है, सलाद है वो बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जियां बहुत अच्छे होते हैं। खाना चबा चबा करके खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं। रित भूख हित भूत मित भूख को, और रोगी कौन नहीं जो रित भूख है, ऋतु के अनुकूल खाता है, हित भूख अपनी प्रकृति को के अनुकूल खाता है, और मित भूख जो कम खाता है। एसिडिटी के लिए सबसे अच्छी औषधि होती है एलोवेरा। आप खाने से पहले ही 4 चम्मच एलोवेरा जूस पी लीजिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो खाने के आधे घंटे बाद में एलोवेरा जूस पी लीजिए। आप एलोवेरा का जूस पीने से एसिडिटी परमानेंट ठीक हो जाती है। पाचन तंत्र की विकृति के कारण से अपचन होता है, उसी को हम अम्लपित्त कह देते हैं, एसिडिटी कह देते हैं। शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तो जो भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं उनको ये एसिडिटी की बीमारी नहीं होती है। बस एसिडिटी के रोगियों को बहुत तेजी से कपालभाति नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और एसिडिटी लंबे समय तक रहती है तो उससे अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए बेल का निरंतर सेवन, फिर छाछ का प्रयोग, अनार का प्रयोग उपयुक्त होता है। और
प्राणायाम धीरे धीरे करना होता है, तेजी से कपालभाति प्राणायाम न करें एसिडिटी और अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले रोगी। और औषधि के तौर पर आप 100 ग्राम अविपत्ति कर चूर्ण और 10 ग्राम उसमें मुक्ता शुक्ति भस्म मिला लें और एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें, आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आप ऐसे ही सुबह उठ करके रोज जो है एलोवेरा का प्रयोग करते हैं तो एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है, उससे हड्डियों के रोग भी नहीं होते हैं, शुगर की बीमारी भी नहीं होती है, और जो है ये जोड़ों के दर्द के लिए तो अद्भुत लाभप्रद है। डाइजेस्टिव बहुत अच्छा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एलोवेरा का जूस। तो एलोवेरा का जूस एसिडिटी के लिए रामबाण औषधि है। देश से नहीं पूरी दुनिया के लोग एसिडिटी के लिए आज एलोवेरा जूस का ही सेवन कर रहे हैं। कफ, बलगम, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, खांसी, बहुत तरह के ये कफ रोग बहुत परेशान करते हैं। किसी किसी को तो एक बार खांसी हो गई तो एक एक महीना 2-2 महीना बीत जाता है, खांसी ठीक ही नहीं होती। उसके लिए कई तरह के सिरप पीते रहते हैं, और ये जो कफ सिरप जितने भी आते हैं इनमें भयंकर केमिकल्स होते हैं। एलोपैथी का तो कफ सिर्फ यदि बच्चे ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो कई बार मौत तक हो जाती है। पिछले दिनों में जब कनाडा गया हुआ था तो मैंने देखा वहाँ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर काफ़ी लोगों ने केस किए थे और उनको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चों की मौत हो चुकी थी कफ सिरप पीने से। बच्चों को इन कफ सिरप से बचाइए, बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए। बच्चों को यदि जो है खांसी हो गई तो उनको स्वासारी लिक्विड हम बनाते हैं प्रवाही पीने के लिए, वो सिरप पिलाइए, आयुर्वेदिक सिरप। पहले माताएं जो है मुलेठी बच्चों को बनफसा, बासा, तुलसी, अदरक ही पिलाया करती थी। अब भूल गए हम अपनी परंपरा। तुलसी की पत्तों का रस 1-2 चम्मच माफ करना, तुलसी के पत्तों का रस 1-2 बूंद, अदरक का रस 1-2 बूंद, थोड़ा सा शहद मिलाया, चटा दिया, ये खांसी के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। जिनका भी गला खराब रहता है, मुलेठी, काली मिर्च मिश्री मुंह में डाल करके चूसने, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और गले के लिए बहुत अच्छा होता है, हम अंगूठे के नीचे से यहाँ से दबाते हैं, गले के लिए और थायराइड के लिए, दोनों के लिए। और भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम का सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। चाहे भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, उज्जाई हो या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, सीधा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको कफ की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। कफ बलगम के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा बोलते हैं। त्रिकुटा और त्रिफला हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। ये सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा 1-1 ग्राम शहद के साथ चाटने से किसी भी तरह का कफ हो, बलगम की प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाती है। और बहुत क्रोनिक कफ होने पर 20 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम से 25 ग्राम सितुपलादी और 20 ग्राम स्वासारी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम अमृता सत, और बहुत क्रोनिक है तो 2-3 ग्राम स्वर्ण संत माती इसमें मिला देते हैं और ये शहद से 1-1 ग्राम चटा देते हैं। तो कैसा ही कफ हो, कोल्ड हो, सर्दी हो, जुकाम हो, पुराने से पुराना नजला हो, ये सब का सब इससे ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में तो बहुत औषधियां हैं कफ बलगम के लिए, लेकिन तुलसी ऐसी सुबह आप 2-3 पत्ते आप खा लेते हैं तो ये आपके कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूध में हल्दी डाल करके लेते हैं, ये कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूध में 1-2 बूंद शिलाजीत ले लेते हैं, ये कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। 1-1 चम्मच च्यवनप्राश, वो ओरिजिनल च्यवनप्राश होना चाहिए, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, महर्षि चरक ने, महर्षि श्रुष्ट, धन्वंतरि आदि ने बताया, वैसा च्यवनप्राश होना चाहिए। वह भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और कफ बलगम से आपको बचाता है। जिनको भी कफ की प्रॉब्लम है, मोटापा है, पेट खराब रहता है, वो गर्म पानी पिया करिए। ठंडा पानी पीने से भी कफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो चिकनाई से बचें, चिकनी चीज़ों से बचें, घी और तेल से बचें, दूध में भी हल्दी डाल करके लें, और चाय के तौर पर आप दिव्य पेय का सेवन करें। इससे आपको कफ रोगों से तुरंत छुटकारा मिलेगा और प्राणायाम करने वाले को तो कभी कफ का रोग होगा ही नहीं। सिर दर्द, माइग्रेन पेन एक ऐसी समस्या है
जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन योग, आयुर्वेद और छोटे छोटे घरेलू नुस्खों को अपना करके आप माइग्रेन पेन से, आधा शीशी का दर्द, आधे सिर का दर्द, इससे परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। जिनको भी सिर में दर्द रहता है उनके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नाक से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं नाक से श्वास लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे 10-15 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, श्वास को भर करके नाक से छोड़ना, इसमें मुख बंद होता है, नासिका से ओंकार का नाद होता है, फिर ओंकार का उच्चारण करना, ओ। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ही 3 ही प्राणायाम कर लेते हैं तो आपका सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सिर के दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं। किसी किसी को पित्त बढ़ने से सिर दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, इसको पित्तज शिरोवेदना कहते हैं, पित्त से होने वाले सिर का दर्द। उसके लिए अच्छा होता है कि आप सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पी करके उल्टी कर ले तो उससे सारा पित्त निकल जाएगा और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे भी कई बार जब यात्रा करते हैं या पहाड़ों में यात्रा करते हैं, उससे भी जब एसिडिटी बनती है तब भी तुरंत सिर में दर्द हो जाता है। तो यदि आपको एसिडिटी बनी हुई है, अम्ल पित्त बना हुआ है, अम्ल पित्त जब भी शरीर में बढ़ जाता है तो उससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो उसके लिए आप कुंजर क्रिया कर लें और पित्त ना बढ़े इसके लिए आप अंकुरित अन्न लें, शाक सब्जियां लें और लौकी का प्रयोग करें, गोदंती, मुक्ता, पिष्टी, मुक्ता, शुक्ति, इनको मिला करके वैद्य की परामर्श अनुसार आप आधा ग्राम ले सकते हैं, अथवा अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम मिला करके ये 2-3 ग्राम ये आप पानी के साथ ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस तो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा, उसको भी अपना सकते हैं। तो माने एसिडिटी के कारण से सिर दर्द हो जाता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कई बार कफ बहुत जम जाता है, बलगम यहाँ माथे में और नाक के दोनों ओर बहुत ज़्यादा कफ बलगम जम जाता है, उससे सिर दर्द हो जाता है। और वो इसको बोलेंगे कि हम कफ के बढ़ने से, कफज जो शिरोरोग है, इसके लिए करीब 100 ग्राम शुद्ध जल, उसमें 1 चम्मच रीठा और करीब 1 चुटकी भर त्रिकुटा, या ऐसे ही घर में सौंठ और काली मिर्च तो होती है, उसका पाउडर करके 1 चुटकी भर वो डाल दिया। ये जो 100 ग्राम या 100 ml जो पानी है, इसको 2 दिन ऐसे ही रखो। रीठा का पाउडर और त्रिकुटा चूर्ण अथवा सौंठ और काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और 1 चुटकी भर सौंठ, ये भिगो के रख दिया और 2 दिन बाद इसको छान करके रख लिया। इसकी 2-3 बूंद एक नाक में, 2-3 बूंद दूसरे नाक में ऐसे डाल देते हैं, इससे सारा कफ फिर निकल करके बाहर हो जाता है। हमने 100-200 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक लोगों का कफ निकलता देखा अपनी आंखों से और हमने उनको ठीक किया है। तो ये रीठे का झोल बना करके नाक में डाल देते हैं, इससे सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। जल नीति, सूत्र नीति करने से भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। और जो है किसी किसी को सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए वो मेधावटी का प्रयोग कर सकते हैं। छोटी उम्र वाले 1-1 गोली और बड़ी उम्र वाले 2-2 गोली भी खा सकते हैं। किसी की दिमाग की नसें इतनी कमज़ोर हो जाती है, बस थोड़ा सा तनाव आया, थोड़ी सी कोई परेशानी हुई और घर में थोड़ी अनबन हो जाती है, बस किसी से नाराज़गी हो जाती है, कुछ भी बस अनचाहा हो जाता है, तो एकदम से सिर भिनभिनाने लगता है। तो दिमाग की नसें जिनकी कमज़ोर होगी उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1-1 या 2-2 गोली मेधावटी के ले सकते हैं। गर्मी की ऋतु में वो अमृत रसायन भी ले सकते हैं, वह मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। बादाम को भी पीस करके ले सकते हैं। बादाम और अखरोट दोनों ही सिर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सिर को ताकत देते हैं। बादाम रोगन 2-3 बूंद से लेकर के आधी चम्मच तक दूध में डाल करके पी सकते हैं। और बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं, 3 से 5 बूंद एक नाक में, 3 से 5 दूसरी नाक में बादाम रोगन डाला और जो है 3 से 5 बूंद डाल करके आप उसको
ऐसे निगल जाते हैं। लेट करके बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं, इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। सिर दर्द का एक बहुत देसी और बहुत ही अक्सर जो है नुस्खा है, एक घरेलू दवाई है, उपचार है, वो ये कि देसी घी की जलेबी खाओ और ऊपर से दूध पी लो। गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है। देसी घी की जलेबी और ऊपर से दूध पी लिया, सिर में दर्द एकदम अच्छा हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिर में दर्द ज्यादा होने पर प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके सब आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खाते तो उससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। किसी की दिमाग की नसें बहुत ही कमजोर हो तो मेधावटी के साथ साथ मेधा क्वाथ भी पी सकते हैं और सारस्वतारिष्ट भी ले सकते हैं। वो भी 4-4 चम्मच पानी और दवा मिला करके पिया जा सकता है। तो इस तरह से हम माइग्रेन पेन से, सिर के दर्द से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। ये स्थायी समाधान है सिर दर्द का। अन्यथा एलोपैथी में पेन किलर्स लेते रहते हैं और पूरी जिंदगी भर सिर दर्द को ढोते रहते हैं, सहते रहते हैं। और कई बार तो इतना सिर में दर्द हो जाता है, व्यक्ति सिर को बांध लेता है और लगता है कि बस दीवारों में सिर को मारो। ऐसा भी कितना ही भयंकर सिर में दर्द हो अच्छा हो जाता है। हम इसके लिए दिव्य धारा का भी प्रयोग करते हैं, पतंजलि वाम का भी प्रयोग करते हैं। कई तरह की वाम सभी लोग लगाते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत 10-10 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम नारियल का तेल ले लीजिए और बस इसमें थोड़ा आप मिलाना चाहें तो थोड़ा लौंग का तेल भी मिला सकते हैं 2-3 ग्राम। तो ये सब मिला करके और रख लीजिए, एक लिक्विड बन जाता है, उसको ऐसे सिर में लगा लीजिए, थोड़ा सूंघ लीजिए, इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं दोनों तरफ, माथे के दोनों साइड में ये जो गड्ढे होते हैं इसमें दबाने से, और सिर के पीछे भी एक गड्ढा होता है, इसको दबाने से भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे में भी दबाने से आप माइग्रेन पेन से छुटकारा पा सकते हैं। साइनस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नाक का बंद होना, कफ बलगम बहुत ज़्यादा जिनका बढ़ जाता है नाक में, पोलिप्स बढ़ जाते हैं, नाक बंद हो जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते, फिर दोबारा से पोलिप्स बढ़ जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, और बार बार ऑपरेशन कराने पर कई बार तो नाक का कैंसर हो जाता है। ये देखने में छोटी सी प्रॉब्लम लगती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है ये साइनस की प्रॉब्लम। और कहीं पर भी किसी से बात करते हैं, सभा में बैठते हैं और हमारे नाक बंद होते हैं तो हम ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं हो पाता है। और जब ये नाक की अंदर की हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत भी बहुत होती है, जहाँ भी बैठो वहीं ऐसे करना पड़ता है, आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते हैं। और जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो रात को सोते सोते कई बार जो है पसीना आ जाता है, सांस रुक जाता है, बहुत दिक्कत आती है। आपको हमेशा मुंह खोल के रखना पड़ता है, और यदि बच्चों को ही प्रॉब्लम हो और वो मुंह खोल के रखते हैं तो उनके दांत बाहर आ जाते हैं। साइनस की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इसका समाधान ऑपरेशन नहीं है। इसका समाधान है एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 जरूरी प्राणायाम है। यूँ तो प्राणायाम का पूरा जो पैकेज है 8 प्राणायाम है वो पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम तो सबको करना ही चाहिए। एक श्वास को यूं भरा और बाहर छोड़ा, ये पहला प्राणायाम। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनको शुरू में एक ही नाक से श्वास जाएगा या थोड़ा थोड़ा श्वास जाएगा, धीरे धीरे श्वास जाएगा, धीरे धीरे ये अच्छे से हो जाएगा। इसको 3 से 5 मिनट रोज करना चाहिए। फिर कपालभाति प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं साइनस वाले रोगी। और ऐसे जब 10, 15, 20 मिनट तक लगातार कपालभाति करते हैं तो एक अंदर से हीट जनरेट होती है और उससे अपने आप सेल्फ हीलिंग होने लगता है, और ये जो बढ़े हुए पॉलिप्स से अपने आप खत्म हो जाते हैं, साइनस अपने आप खत्म हो जाता है। अनुलोम विलोम शुरू में करेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन
बाद में फिर जैसे आप लगातार ये अनुलोम विलोम करेंगे तो जो है अभ्यास बढ़ता जाएगा और साइनस मिटता जाएगा। साइनस के लिए जल नीति सूत्र नीति भी काम करती है और साइनस के लिए एक्यूप्रेशर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। रिंग फिंगर के टॉप से लेकर के सभी अंगुलियों के टॉप पर ये साइनस के पॉइंट होते हैं। हम जोर से ऐसे ताली भी बजा सकते हैं और एक एक अंगुली के टॉप पर ऐसे दबा भी सकते हैं। इससे दबाते ही नाक एकदम से खुल जाते हैं। कफ अब ज़्यादा बढ़ा हुआ तो इसके लिए 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके एक एक चम्मच रात को दूध के साथ ले लें। इससे एक तो साइनस की प्रॉब्लम में आपको तुरंत फायदा होता है, जिसको पुराना नज़ला भी कहते हैं। तो पुराने नज़ले के लिए, साइनस के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे पेट भी साफ हो जाता है या आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके एक एक चम्मच रात को थोड़े गुनगुने गर्म दूध के साथ ले लें। दूध भी अकेला कफ करता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है तो दूध में भी थोड़ा हल्दी मिला करके ले लें, शिलाजीत ले लें। लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी बटी भी ये बहुत लाभप्रद होती है। सामान्य रूप से घर में त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, सूंठ, छोटी पीपल और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेकर के, अर्थात जैसे 50-50 ग्राम ले लिया, 100-100 ग्राम ले लिया, पाउडर करके रख लिया और ये आधा से 1 ग्राम शहद के साथ चाट लेते हैं, उससे भी साइनस की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। तो ये साइनस के लिए कुछ घरेलू उपाय आपको बताए। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम रहती है वे तली हुई चीज़ों से बचें, घी वाली चीज़ों से बचें और ठंडे पानी से भी बचें। वो जब भी पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, इससे उनको तुरंत राहत मिलेगी। ये साइनस यदि लंबे समय रहता है तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए यदि आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उससे भी इसके होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आप पहली बात तो साइनस होने से अपने आप को बचा पाएंगे और साइनस होने के बाद इसको मिटा पाएंगे प्राणायाम से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के